नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम 31 जनवरी को आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा की चाइल्ड पेडागोजी के टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का, जिसे एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट और दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा के लिए, और इसमें से अनेक सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इसके कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें और हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं और इसके आधार पर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए आरंभ करते हैं अपना अध्ययन एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, मानव विकास को समझाने के लिए एरिक एरिक्सन ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे मनोसामाजिक सिद्धांत या साइको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने मानव जीवन को 8 चरणों में विभाजित किया है और इन 8 चरणों को उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ मैन अर्थात इंसान के जीवन की 8 अवस्थाएं कहा है। और इस सिद्धांत की खासियत यह है दोस्तों कि यह बताता है कि मानव के विकास में केवल सामाजिक कारक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कारक भी शामिल होते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया है। दोस्तों, एरिक एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में दिखाया है कि हर चरण में मनुष्य को एक द्वंद्व का सामना करना पड़ता है और हर चरण का विकास अगले चरण के विकास को प्रभावित करता है। अर्थात एक चरण का विकास किस प्रकार का हुआ है यह दूसरे चरण के विकास को भी प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस द्वंद्व के ऊपर दृष्टिपात करेंगे जिन्हें एरिक एरिक्सन ने 8 चरणों में विभाजित किया है, और उन 8 चरणों में जो द्वंद्व मनुष्य के सामने आता है वो द्वंद्व क्या है इसके ऊपर हम दृष्टिपात करेंगे और उसके बाद विस्तार से उनका अध्ययन हम करेंगे। दोस्तों, इसमें जो पहला चरण है, अवस्था है, वो शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी की है, और इसमें जो द्वंद्व होता है वो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अर्थात विश्वास बनाम अविश्वास का होता है। जो दूसरा चरण होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का होता है और इसका द्वंद्व जो होता है वो ऑटोनोमी वर्सेस शेम या डाउट का अर्थात हिंदी में इसको स्वायत्ता बनाम संदेह के रूप में देखा जाता है। तीसरी अवस्था मिडिल चाइल्डहुड अर्थात मध्य बाल्यावस्था की है और इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का द्वंद्व होता है। हिंदी में इसे कदम उठाना बनाम अपराध बोध कहा जाता है। दोस्तों, जो चौथी अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था है जिसे लेट चाइल्डहुड कहा जाता है और इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का द्वंद्व होता है। पांचवा चरण किशोर अवस्था अर्थात एडोलेसेंस का है और इसमें आइडेंटिटी अचीवमेंट वर्सेस रोल कंफ्यूजन अर्थात पहचान तथा भूमिका भ्रम का द्वंद्व होता है। छठा चरण जो होता है दोस्तों वो युवा वयस्क का अर्थात यंग एडल्टहुड का होता है और इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का द्वंद्व होता है जिसका सामना इंसान को करना होता है। सातवां चरण मध्य वर्ष यानी कि मिडिल ईयर्स होता है और इसमें जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का द्वंद्व होता है। आठवां और अंतिम चरण वृद्धावस्था है जिसे ओल्ड एज कहा जाता है और इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का द्वंद्व होता है। दोस्तों, टर्म्स इंग्लिश में है इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनका विस्तार से इतना अध्ययन करेंगे कि आप इनको आसानी से समझ लेंगे और इसके ऊपर यदि सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उनका जवाब दे पाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन अवस्थाओं को और इनमें उठने वाले द्वंद्वों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पहली जो अवस्था है वो इन्फेंसी की है अर्थात शैशवावस्था की। इस दौरान बच्चे की जो उम्र होती है वो 0 से लेकर 1 वर्ष की होती है। इस दौरान जो बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है वो बहुत सीमित होती हैं और जब बच्चे की ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो इससे उसमें ट्रस्ट की भावना पैदा होती है, लेकिन यदि उसकी ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो इससे उसमें मिसट्रस्ट की भावना पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि भारत जैसे देश में
जहां हम बच्चों का पालन पोषण बहुत प्यार से करते हैं और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, वहां उनमें मिसट्रस्ट की भावना कैसे पैदा हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा जरा सा रोता है, बल्कि रोने जैसा मुंह बनाता है, उसको देखते ही हम लोग उसको गोदी में उठा लेते हैं और खिलौना दे देते हैं, चुप कराते हैं। तो जब हम उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तब ये मिसट्रस्ट की भावना कैसे आई है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, 0 से 1 वर्ष की आयु के बच्चे में जो ये मिसट्रस्ट की भावना जन्म लेती है, वो दरअसल यूरोप से संबंधित है। क्योंकि यह जो सिद्धांत है, थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, यह यूरोपीय संदर्भ में दी गई है। और यूरोप में अक्सर ये होता है कि मदर्स को इतना वक्त नहीं होता कि वो बच्चों को ठीक ढंग से पालन पोषण कर सके, क्योंकि ज्यादातर जो महिलाएं होती है वो वर्किंग होती हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चों का जन्म अपना जो पालना होता है खेलने वाला, उसमें होता है और कई बार उनकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार मिस केयर की वजह से जिन बच्चों की डेथ हो जाती है यूरोप में, उसके कारण उनमें मिसट्रस्ट की भावना जन्म लेती है। दोस्तों, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में जो दूसरी अवस्था है, उसे अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। और इस दौरान जो बच्चे की उम्र होती है वो 1 से लेकर 3 वर्ष के बीच में होती है। इस चरण की खासियत ये होती है दोस्तों कि इसमें बच्चों को यूरोप में टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। इससे क्या मतलब है कि माँ बाप यानी कि मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं और अपने काम पर जाने से पहले ही वो बच्चों को किसी नर्सरी में या प्ले स्कूल में छोड़ जाते हैं। इसके लिए ये जरूरी होता है कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाए। मतलब उनको जो जरूरी काम है माता पिता घर पर ही करा कर जाए, ताकि बाद में उनको परेशानी ना हो। इस प्रकार उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ कंट्रोल करना सिखाया जाता है। यदि बच्चा इसमें सफल हो जाता है, अपने सेल्फ को कंट्रोल करना सीख जाता है और टॉयलेट ट्रेनिंग को ठीक ढंग से कर लेता है, तो इससे उसमें ऑटोनॉमी की भावना आती है। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चा सेल्फ कंट्रोल करना नहीं सीख पाता है और पैंट में ही वो टॉयलेट वगैरह कर देता है। इससे उसमें मिसट्रस्ट की डाउट या शेम की भावना विकसित होती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दूसरे चरण की एक खासियत ये भी है कि इसमें बच्चा खुद भी बहुत कुछ करना चाहता है। वो हमेशा आप ही करता रहता है। अगर हम उसके सामने कुछ काम करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, कोई चीज देते हैं, तो वो आप ही कहता है। इसका मतलब यह है कि वो कहता है कि मैं खुद करूंगा। एरिक एरिक्सन का यह मानना था अपनी थ्योरी में कि इस दूसरे चरण में, अर्ली चाइल्डहुड में, बच्चों के विकास में अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभिभावकों को इस चरण में प्रोटेक्टिव बनना चाहिए, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं। अगर अभिभावक ओवर प्रोटेक्टिव बनते हैं तो इससे बच्चों के स्वाभाविक विकास में समस्या उत्पन्न होती है। बल्कि इस चरण में बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है कि माता पिता उसको थोड़ा बहुत छूट भी दे और एक छूट का दायरा भी बनाए रखे। इससे उसमें ऑटोनॉमी की भावना विकसित होती है। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो मिडिल चाइल्डहुड की है और इस दौरान जो बच्चे की उम्र होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष की होती है। इस चरण की खासियत ये होती है कि बच्चा खुद सब कुछ करना चाहता है, अपने भाई बहन की, माता पिता की मदद करना चाहता है और जब दूसरे बच्चों को वो ऐसा करता हुआ देखता है तो वो खुद भी करना चाहता है। और इस दौरान जो द्वंद्व होता है दोस्तों, वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का होता है। ऐसा होता है कि इस चरण में क्योंकि बच्चा खुद कार्यों को करना चाहता है, अपने भाई बहन की, माता पिता की मदद करना चाहता है और इस संबंध में जो कदम वो उठाता है, अगर वो सही हो जाते हैं तो इससे उसमें इनिशिएटिव की भावना जन्म लेती है। लेकिन अगर वो काम गलती से गलत हो जाए तो इससे उसमें शेम या डाउट की भावना पैदा होती है, गिल्ट की। गिल्ट का मतलब होता है अपराध बोध, कि बच्चे ने कोई कदम तो उठाया था लेकिन वो गलत हो गया, इसीलिए उसमें अपराध बोध की भावना जन्म लेती है। इसका एक उदाहरण दोस्तों हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक बार बच्चा ये देखता है कि जब भी लाइट जाती है तो उसके पापा जनरेटर चालू करते हैं और जनरेटर में किसी बोतल से कुछ लिक्विड डालते हैं। एक बार उसने देखा कि लाइट चली गई है, इसीलिए वो दौड़ा दौड़ा अंदर गया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर लाया और उसने जनरेटर में पानी की बोतल को डाल दिया। इसको देखकर उसके पापा को गुस्सा आया और उन्होंने चांटा लगा दिया उस बच्चे को। इससे क्या हुआ, इससे उस बच्चे में अपराध बोध की भावना यानी कि गिल्ट की भावना पैदा हुई। पर मान लीजिए कि यदि उस बच्चे ने पानी की बोतल की जगह उसमें पेट्रोल या डीजल ही डाल दिया होता तो उसके पापा उसको शाबाशी देते कि अरे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। इससे उसमें इनिशिएटिव की भावना का जन्म होता। लेकिन क्योंकि बच्चे के द्वारा उठाया गया कदम गलत हो गया था, इसीलिए उसमें उसको गिल्ट की भावना का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद जो चौथी अवस्था है
उसको लेट चाइल्डहुड कहा जाता है। और इस दौरान जो बच्चे की उम्र होती है वो 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच होती है, 11 या 12 वर्ष। और इस दौरान बच्चे को जिस द्वंद का सामना करना पड़ता है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की भावना होती है। इस दौरान बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और उसे अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, अलग अलग उसके दोस्त बनते हैं। और घर पर भी माँ बाप उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वह खुद अपना खाना लेकर खाए, अगर फोन आता है तो फोन भी अटेंड करे। अर्थात उसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के साथ डील करना पड़ता है। इन सारे कामों को यदि वो आसानी से कर लेता है तो इससे उसमें इंडस्ट्री की भावना पैदा होती है। परंतु यदि इन सारे कार्यों को वो नहीं कर पाता है और इनको करने में फेल हो जाता है तो इससे उनमें इंफीरियरिटी की भावना पैदा होती है। दोस्तों, आपने तारे ज़मीन पर फिल्म जरूर देखी होगी। उसमें जो ईशान अवस्थी होता है वो दरअसल इंफीरियरिटी की भावना से ग्रसित होता है, क्योंकि जो भी काम वो करता है वो गलत हो जाता है, इसीलिए वो लोगों से कटने लगता है, अपने आप को छिपाने लगता है। इससे उसमें इंफीरियरिटी की भावना पैदा होती है। परंतु मान लीजिए कि वो सारे काम सही करता और उसके कार्यों की सराहना की जाती तो इससे उसमें इंडस्ट्री की भावना पैदा होती। तो ये चौथा चरण है दोस्तों, जिसमें बच्चे को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की भावना का सामना करना होता है, द्वंद का सामना करना होता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, परंतु इस समय वह वक्त नहीं है कि हम टुकड़ों में बांटकर इस थ्योरी का अध्ययन करें, क्योंकि 31 तारीख को परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इसके बाद हम 5वें चरण में आते हैं, और जो 5वां चरण है वो किशोरावस्था का होता है। अर्थात मुख्य रूप से ये टीन एज होती है, और इसमें जो बच्चा होता है या वह किशोर होता है वो 6 से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ता है। इस चरण की खासियत ये होती है दोस्तों कि इसमें इंसान की जिंदगी में एक के बाद एक बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इन सारे परिवर्तनों से इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसीलिए प्रारंभ में इस अवस्था को उफान एवं तूफान की अवस्था माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में एरिक एरिक्सन ने दिखाया है कि ये कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि अचानक से आ जाती है, और इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है। आज इंसान आसानी से इन सारी परेशानियों का सामना कर सकता है। इसीलिए उन्होंने बताया था कि एक नॉर्मल अवस्था है, कोई उफान एवं तूफान की अवस्था नहीं है। वैसे आपको बताऊं कि एक हल नाम के विद्वान थे जिन्होंने इसे तूफान और उफान की अवस्था बताया था, लेकिन वर्तमान समय में इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, इस चरण में आकर इंसान को अपनी पहचान से जद्दोजहद करनी पड़ती है और मानसिक एवं शारीरिक रूप से अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। इस चरण में किशोर अपने अस्तित्व से जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है, इसलिए अपने आप से संबंधित 5 सवाल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वो जो 5 सवाल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें पहला सवाल ये है कि मैं कौन हूँ, अर्थात हु एम आई। दूसरा, मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। तीसरा, मैं कैसा हूँ, हाउ एम आई। चौथा, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। और पांचवा, मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, वेयर आई वॉन्ट टू बी। तो ये 5 सवाल ऐसे होते हैं जिनका सामना किशोर को अपने अस्तित्व का जद्दोजहद करते हुए सामना करना पड़ता है। इस 5वें चरण में आकर, एडोलेसेंस के चरण में आकर, किशोर को अनेक परिवर्तनों का, जद्दोजहदों का सामना करना पड़ता है। और इसमें जो पहली जद्दोजहद है, पहली समस्या है, वह अपनी इमेज बनाने की होती है। यह जो इमेज होती है वो 2 तरीके से बनती है, एक प्राकृतिक तौर पर और एक सामाजिक तौर पर। इस चरण में आकर व्यक्ति में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं और विपरीत लिंगों के प्रति, जो ऑपोजिट जेंडर होता है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। लेकिन क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में जो ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप है वह स्वीकार नहीं की जाती है, इसीलिए अक्सर इस चरण में आकर इंसान की जिंदगी में, किशोर की जिंदगी में अपने दोस्तों का, पीयर ग्रुप का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस एडोलेसेंस की अवस्था में आकर ही व्यक्ति को अपने कैरियर से संबंधित भी बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में जो किशोर होता है वह 10वीं क्लास पास करता है, और इसीलिए उसको अपने कैरियर से संबंधित सवालों का इसके संबंध में निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे उसको आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, इस चरण में आकर उसको इसका निर्णय लेना होता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इस चरण में व्यक्ति की जिंदगी में पीयर ग्रुप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए अक्सर यह होता है कि सारे के सारे दोस्त एक ही साइड में चले जाते हैं, भले ही उनमें उनका इंटरेस्ट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, इस चरण की एक प्रमुख खासियत जो है, चुनौती जो है, वो ये भी है कि इस चरण में व्यक्ति स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेना चाहता है,
और इसी चरण में आकर व्यक्ति अपनी जिंदगी के आदर्शों का भी निर्माण करता है, इसीलिए अक्सर ख्यालों में खोया रहता है। अपने ख्यालों में वो एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करता है जिसे यूटोपिया वर्ल्ड कहा जाता है। और इसी चरण में आकर कुछ लोगों की शादी भी हो जाती है। इस प्रकार पारिवारिक जीवन की चुनौती का सामना करना भी अपने आप में इस चरण की एक खास विशेषता है। दोस्तों, एरिक एरिक्सन का मानना था कि इनमें से यदि 4-5 बातें तय हो तो हम अपने आप को आइडेंटिटी अचीवमेंट की स्थिति में पाते हैं, लेकिन अगर कुछ भी तय ना हो तो हम अपने आप को रोल कंफ्यूजन की स्थिति में पाते हैं। इस प्रकार आइडेंटिटी अचीवमेंट वर्सेस रोल कंफ्यूजन इस 5वीं अवस्था का द्वंद्व है, जिसका सामना बड़े होते हुए किशोरों को करना होता है। एरिक एरिक्सन का अपने इस साइको सोशल डेवलपमेंट सिद्धांत में यह मानना था कि ये जो अस्तित्व है वो समाज के बिना नहीं बन सकता, और समाज को लेकर हमारे सामने 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला तो ये कि हम समाज को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और दूसरा ये कि हम सिर्फ समाज को ही मानते हैं। तीसरा विकल्प ये है कि हम समाज को भी मानते हैं और अपनी इच्छाओं को भी महत्व देते हैं। ये जो तीसरा विकल्प है इसको सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है कि हम अपनी इच्छाओं को भी महत्व देते हैं और समाज की इच्छाओं का भी पालन करते हैं। इससे हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद छठा चरण है जिसको यंग एडल्टहुड कहा जाता है, और इस दौरान जो मुख्य द्वंद्व होता है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का होता है। इस यंग एडल्टहुड की अवस्था में आकर व्यक्ति अपना करियर बनाते हैं, जॉब करते हैं, और यदि उनको नौकरी में वो सब मिलता है जिसकी कल्पना उन्होंने की थी तो इससे उनमें इंटीमेसी की भावना आती है। किंतु यदि इस चरण में आकर वो ये पाता है कि जिस सुख की कल्पना, जिस दुनिया की कल्पना उसने इस नौकरी में आने से पहले की थी वह उसे नहीं मिली, तो इससे उसमें आइसोलेशन की भावना आती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मजबूरी में जब उसको अपनी इच्छा के काम नहीं मिल पाता है तो वह अपनी लाइन बदल लेता है। इससे भी उसमें अगर वो उसको लाइन बदलने के कारण दूसरी लाइन में जाना पड़ता है और उसमें उसको मजा नहीं आता, तो इससे भी उसमें आइसोलेशन की भावना पैदा होती है। काम और आइसोलेशन की स्थिति में आकर व्यक्ति अक्सर यह सोचता है कि काश छुट्टी हो जाए यार, उसका काम करने में मन नहीं लगता क्योंकि वह अपने आप को आइसोलेशन की स्थिति में पाता है। जबकि यदि नौकरी में उसको वो सब कुछ मिलता है जिसकी उम्मीद उसने की थी तो वो अक्सर अपने काम में बहुत दिल लगाकर काम करता है और उसकी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं। इसके अलावा इसी चरण में दोस्तों व्यक्ति शादी भी करता है, और शादी में अगर उसको वो सारी उम्मीदें उसकी पूरी हो जाती हैं जिसकी कल्पना उसने की थी तो इससे उसमें इंटीमेसी की भावना आती है और वो लोगों से अक्सर बात करता है, बोलता है कि शादी कर लो यार जल्दी। शादी एक बहुत अच्छा सुखद एहसास है क्योंकि वह अपने आप को इंटीमेसी की स्थिति में पाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि जब शादी से उसको परेशानियां होती हैं तो वो अक्सर लोगों को सलाह देता है कि अपने आप को शादी जैसे बंधन में ना फंसाना। इससे ऐसा हो इसलिए कहता है क्योंकि उसके अपने अनुभव शादी के अच्छे नहीं रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को आइसोलेशन की स्थिति में पाता है। तो दोस्तों, इस छठी अवस्था में यंग एडल्टहुड में इंसान अपने आप को इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के द्वंद्व में पाता है। दोस्तों, जो 7वीं अवस्था है एरिक एरिक्सन की थ्योरी में, उसको मिडिल ईयर्स का नाम दिया गया है, और अक्सर इस दौरान जो इंसान की आयु होती है वो 50 से लेकर 70 वर्ष के बीच होती है। और इस दौरान जो मुख्य द्वंद्व होता है वो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का होता है। इस दौरान क्या होता है कि व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाता है 60 साल की उम्र में, क्योंकि व्यक्ति को उसके कार्य से रिटायर कर दिया जाता है, तो इसमें रिटायरमेंट व्यक्ति का हो जाता है। रिटायर होने के बाद अगर व्यक्ति ये सोचे कि अब तो यार वो सब कुछ खत्म हो गया, हम जिंदगी कैसे जिएंगे, इतने लंबे समय से जो रूटीन हम अपनाए हुए थे वो खत्म हो गया, अगर इस तरीके की भावना व्यक्ति के अंतर्गत आती है तो इससे उसमें स्टैग्नेशन की भावना आ जाती है। परंतु अगर वह सोचता है कि क्या हुआ अगर मैं रिटायर हो गया, अभी भी मैं काम तो कर सकता हूं, अब मैं समाज में लोगों को सलाह दूंगा, अच्छा काम करूंगा, तो इससे उसमें इसमें जनरेटिविटी की भावना आती है कि उसे लगता है कि वो अभी भी कुछ जनरेट कर सकता है। इस 7वीं अवस्था में दोस्तों अक्सर ये होता है कि व्यक्ति रिटायर होने से पहले अपने डिपार्टमेंट के टॉप मोस्ट पद पर भी पहुंच जाता है। अब इस टॉप मोस्ट पद पर पहुंचने के बाद अगर वो सोचता है कि यार अब तो जब तक मैं रिटायर होऊंगा तब तक मुझे इस पद का लाभ उठाना है, मजे करने हैं, तो इससे उसमें स्टैग्नेशन की भावना आ जाती है। परंतु यदि वह सोचता है कि रिटायर होने से पहले मैं इस डिपार्टमेंट की कमियों को दूर कर दूंगा, तो इससे वो अपने आप को जनरेटिविटी की स्थिति में पाता है।
इसके बाद दोस्तों 8वां और अंतिम चरण है वृद्धावस्था का, जिसको ओल्ड एज कहा जाता है। और इस दौरान व्यक्ति की जो आयु होती है वो 70 वर्ष से ज्यादा होती है। और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर इस अवस्था का सबसे बड़ा द्वंद्व होता है। इसमें अक्सर ये होता है कि व्यक्ति अचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से अपनी पूरी जिंदगी का एनालिसिस करता है। यदि सब कुछ ठीक हुआ होता है, कैरियर अच्छा होता है, शादी अच्छी होती है, बच्चे अच्छे होते हैं, और तो इससे उसमें जो ईगो इंटीग्रिटी की भावना पैदा होती है। अक्सर लोग कहते हैं, बोलते हैं कि मेरी जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, भगवान मुझे आज उठा ले तो मुझे कोई गम नहीं है। ये ईगो इंटीग्रिटी की भावना को दर्शाता है। लेकिन कई बार लोग होता है कि उनको लगता है कि यार मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद रही, मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी जिंदगी में, भगवान ने पता नहीं मुझे क्यों अब तक जिंदा रखा हुआ है। इससे उसमें डिस्पेयर की भावना पैदा होती है। दोस्तों एरिक एरिक्सन का ये जो सिद्धांत है ये एक तरीके की निरंतरता को प्रकट करता है, क्योंकि इसमें एक चरण का विकास दूसरे चरण के विकास को प्रभावित करता है। और जरूरी नहीं है कि ये हम एक पूरी तरह सकारात्मक या नकारात्मक स्थिति में अपने आप को पाएं, बल्कि हम इसमें एक निरंतरता में अपने आप को कहीं भी पा सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि हमारे अनुभव किस प्रकार के हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा तैयारी ढंग से कीजिएगा। याद रखिएगा कि 31 जनवरी को होने वाले परीक्षा में आपको अच्छे अंक हासिल करने हैं। पास नहीं होना है, सिर्फ अच्छे अंक हासिल करने हैं ताकि आप आगे बढ़ सके। और अगली वीडियो तक आप अपने विचार को बरकरार रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।